की बात यहाँ पे करते हैं। तो ग्लूकोज पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। सेम वही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, तो ग्लूकोज आपका कन्वर्ट होता है पहले ग्लूकोज ग्लूकोज वही सेम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस, यहाँ से ग्लूकोज से पायरुविक एसिड तक कन्वर्ट होने के बीच की जो प्रोसेस है वो सेम ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस है जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ से यहाँ तक की जो प्रोसेस है, एक ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड के में कन्वर्ट हो जाता है। ये सिमिलर वही स्टेप फॉलो होते हैं और उतनी ही एनर्जी जनरेट होगी जितनी की ग्लाइकोलिसिस में जनरेट होती है। तो ये ग्लाइकोलिसिस ही है ना। ग्लाइकोलिसिस हुई, एक ग्लूकोज दो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है ना। अब पायरुविक एसिड दो होता है, एक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज। दो चीजों का होता है कि जैसे बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया क्या करता है कि लैक्टोज डिहाइड्रोजनेज प्रोड्यूस करता है, मतलब कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो जैसे बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये जब एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं तो NADH NAD में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी कंज्यूम हो जाती है और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दूसरा होता है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम है, ये अल्कोहलिक डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम है ये क्या करता है, तो इस वाले प्रोसेस को दो तरह का फर्मेंटेशन होता है, ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जब एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है तो पायरुविक एसिड सीधे किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और एथेनॉल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। दो एथेनॉल के मॉलिक्यूल बनते हैं, इसको हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं, इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं। ये कब होता है, ये एनारोबिक कंडीशन में होता है जब ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, बाकी हम लोग एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन डिटेल में पढ़ चुके हैं प्लांट एनिमल्स में। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। ये मेनली एल्कोहलिक फर्मेंटेशन फंजाई में होता है। बैक्टीरिया में भी होता है। बैक्टीरिया डन, नोट कर लिया भाई। सर ठीक है। सर एक बारी और समझा देंगे, एक्चुअली मुझे उस वक्त सुनाई हाँ नहीं दे पाया था। बिल्कुल, कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या होता है, ये सेम वैसे ही है जैसे ये प्लांट के अंदर तो बहुत रेयरली होता है ना। मेनली तो ये बैक्टीरिया में ही होता है, ठीक है, लोअर ऑर्गेनिज्म में ही होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, या फिर हमारी बॉडी में जैसे होता है वो तो हमने देखा हुआ था। तो ग्लूकोज वही ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के थ्रू दो पायरुवेट में ब्रेक हो जाता है। ये सेम स्टेप वैसे ही फॉलो होता है कि ग्लूकोज ब्रेक होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में, ठीक है ना।
फिर G3P में और DHAP में। फर्दर फिर क्या होता है, वही G3P कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में। अब उसके बाद क्या होता है कि जो पायरुवेट होता है, पायरुवेट अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम होता है, फंजाई या बैक्टीरिया अपनी बॉडी से रिलीज करते हैं। यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम होती है, NADH, 2 NADH के मॉलिक्यूल 2 NAD में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मतलब 6 ATP के बराबर एनर्जी कंज्यूम होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि 2 एथिल अल्कोहल के मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो 2 पायरुविक 2 एथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। मेनली फंजाई या बैक्टीरिया इसको परफॉर्म करते हैं। दूसरा होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ बैक्टीरिया अपनी बॉडी से लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एक एंजाइम रिलीज करते हैं। वो क्या करता है, पायरुविक एसिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें, लैक्टेट, इस पे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज जो एंजाइम होता है, ये भी 2 NADH कंज्यूम करके 2 NAD में कन्वर्ट कर देता है और 2 पायरुविक एसिड को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है, 2 लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल में। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होती। ठीक है, तो ये हो गया ओके हमारा सर, थैंक यू सर। एनारोबिक रेस्पिरेशन। वेलकम, इसको नोट कर लो भाई जल्दी से। डन सर। डन सर। ठीक है, नोट कीजिए, इसमें थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन is very common in alcoholic fermentation is very common in fungi and bacteria. सर फिर से रिपीट कर Alcoholic fermentation is very common in fungi and bacteria. Alcoholic fermentation is very common in fungi and bacteria. Full stop. Yeast can yeast. सर एक बार इससे पहले वाला सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। Alcoholic fermentation is very common in alcoholic fermentation is very common in yeast and bacteria. Fungi and bacteria. Yeast can respire. Yeast can respire both aerobic and anaerobic. Aerobic and anaerobically. Aerobically and anaerobically. Next point. Ethyl alcohol do not stay. Ethyl alcohol do not stay inside the cells of microorganism. Ethyl alcohol does not stay inside the cell of microorganism. Full stop. Accumulation of higher amount of ethyl alcohol may kill microorganism. High amount of Ethyl alcohol may kill microorganism. Full stop. Next. So high amount of Accumulation of higher amount of ethyl alcohol may kill microorganism. Next point. Lactic acid fermentation.
it takes place in lactobacillus bacteria, comma, some fungi and animal muscles. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, lactic acid produced by muscles is sent to liver in animals So lactic acid produced in muscles is sent to liver to regenerate glucose. Full stop. In this process, sir regenerate glucose. In this process, carbon dioxide is not produced. नेक्स्ट पॉइंट नीचे नोट करके लिख लो, Sir, in this process, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट प्रोड्यूस्ड. नोट करके लिखो. नेक्स्ट, anaerobic respiration produces a very little amount of energy approximately 5% as सर प्लीज एक compared. बार रिपीट कर दीजिए. Anaerobic respiration produces very little amount of energy. Anaerobic respiration produces very little amount of energy, approximately 5% in comparison to approximately 5% in comparison to aerobic respiration. तो जितनी एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसका सिर्फ 5% एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस होता है. ठीक है sir, हाँ जी. सर एक सेंटेंस का पूछना था. सर आपने कहा था एक्यूमुलेशन ऑफ हायर अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल के बाद आपने कहा था सुनाई नहीं दिया. मे किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके सर. अब देखो एम्फीबॉलिक पाथवे, नेक्स्ट सेटिंग डालेंगे. एम्फीबॉलिक पाथवे, देखिए
समझिए। देखिए थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, छोटा करना पड़ेगा। देखो ये एम्फीबॉलिक पाथवे, एम्फीबॉलिक पाथवे में मतलब क्या है कि सबस्ट्रेट कैसे कैसे कौन कौन सी चीज रेस्पिरेशन में सबस्ट्रेट हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या क्या हो सकता है? रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट ये तीन चीज हो सकते हैं, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली जो बर्न होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि इसका बर्न होना इकोनॉमिकल है, इफिशिएंट है। मतलब एनर्जी कम कंज्यूम होती है इसके बर्न होने में और ज्यादा एनर्जी पैदा होती है, ज्यादा एफिशिएंट। फैट के बर्न होने से एनर्जी तो ज्यादा पैदा होती है, लेकिन इसको बर्न करने के लिए बॉडी की जो किसी भी सेल की जो मशीनरी होती है उसको ज्यादा एफर्ट करना पड़ता है। इसलिए कोई भी सेल प्रेफर करती है कार्बोहाइड्रेट को बर्न करके एनर्जी जनरेट करना। प्रोटीन इज नॉट गुड चॉइस, क्योंकि प्रोटीन जब बर्न होने लगती है तो सेल की डेथ हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है दैट इज ए स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सेल, है ना। अब देखो, अब यहाँ पर क्या है कि अ, इस वाले पार्ट में फैट बर्न होता है फैटी एसिड ऑफ ग्लिसरॉल में। फैटी एसिड ऑफ ग्लिसरॉल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, DHAP में, ग्लाइकोलिसिस। DHAP कन्वर्ट हो जाता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3,5 में, G3P में। G3P क्या होता है, फिर से पायरुविक में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुवेट एसिटिल कोएंजाइम में, और एक क्रेब साइकिल के थ्रू एंटर कर जाते हैं। तो अगर फैट का डाइजेशन होगा तो ये वाला पाथवे फॉलो किया जाएगा। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा तो हमने अभी तक जो पढ़ा वही वो हमने कार्बोहाइड्रेट का ही पाथवे पढ़ा हुआ था। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, ये DHAP और G3P में, और फिर पायरुविक एसिड के थ्रू एसिटिल कोएंजाइम के थ्रू क्रेब साइकिल में चली जाएगी। अगर प्रोटीन वाले थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो प्रोटीन एमिनो एसिड में कन्वर्ट होगा। एमिनो एसिड, पायरुविक एसिड खुद में एक टाइप का एमिनो एसिड है, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड एसिटिल कोएंजाइम के थ्रू क्रेब साइकिल में एंटर कर जाएगा। ये तीन पाथवे हैं जिनके थ्रू तीनों तरह के सबस्ट्रेट का ये ऑक्सीडेशन होता है, या यूं कहें कि बर्निंग होती है, एंड दिस पाथवे इज कॉल्ड एम्फीबोलिक पाथवे। इसको आप नोट कर लीजिए।
नोट कर लेना तो मुझे बताना फिर। सर कर लिया नोट। ठीक है भाई। डन, सबने कर लिया? एक मिनट सर, एक मिनट। डन सर। ठीक है, अब देखो एक आखिरी चीज जिसमें जो समझने लायक है, दैट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट। व्हाट इज रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट? देखो सिंपल है, आरक्यू इसको बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट। RQ is equal to volume of CO2 evolved upon O2 absorbed। देखिए तो नोट करेंगे, रेस्पिरेटरी क्वेश्चंट is the ratio of CO2 produced to the O2 consumed over a period of time टू द के बाद आपने क्या बोला? to the volume of O2 consumed in respiration to the period of time। अब जब हम आरक्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो आरक्यू होता है वह कार्बोहाइड्रेट के लिए आरक्यू 1 होता है, 6 CO2 अपॉन 6 O2। तो आरक्यू यहां पे 1 होता है। बी आ जाते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं फैट की, है ना, तो जैसे फैट के लिए, फैट या लिपिड के लिए
फैट या लिपिड के लिए RQ इज लेस देन 1, ठीक है, ये लेस देन 1 होता है RQ, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब है कि CO2 ज्यादा रिलीज होती है ना, और O2 कम कंज्यूम होती है। सर CO2 कम रिलीज होती है। CO2, हाँ सॉरी, CO2 कम रिलीज होगी, O2 ज्यादा कंज्यूम होगी, CO2 कम रिलीज होगी। तो सॉरी, हाँ, O2 ज्यादा कंज्यूम होगी, CO2 कम रिलीज होगी। तो ऑक्सीजन का ज्यादा कंजम्पशन होता है, इसीलिए इसको बॉडी ज्यादा इफिशिएंट नहीं समझती है, इसीलिए बॉडी कार्बोहाइड्रेट को ज्यादा बर्न करना प्रेफर करती है। नेक्स्ट आ जाते हैं टी, थर्ड लेवल पे। थर्ड हो गया। अब RQ जीरो किन के लिए होता है? RQ जीरो, ठीक है ना। तो RQ जीरो किसके लिए होता है, किन की चीजों के लिए, नोट करेंगे। सकुलेंट प्लांट, सकुलेंट क्या होते हैं? सकुलेंट प्लांट क्या होते हैं, पहले तो कोई मुझे यही बता दे, व्हाट आर द सकुलेंट प्लांट? सकुलेंट प्लांट क्या होते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे अपंशिया। अपंशिया जैसे जो प्लांट होते हैं, तो आप देखते हैं ये अपंशिया हो गया, दिस इज अपंशिया। तो तो जिनमें C4 पाथवे फॉलो होता है। हाँ, C4 पाथवे फॉलो करते हैं, ठीक है। देखो अपंशिया वगैरह में क्या होता है, इनके अंदर यहाँ पे स्पॉन्जी, इनका स्पॉन्जी स्टेम होते हैं, ठीक है, और इसके अंदर जेल जैसा सब्सटेंस बनता है, जेल लाइक सब्सटेंस, ठीक है, जो कि वाटर को होल्ड करके रखता है काफी लंबे समय तक। दे हैव संकन स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा पाए जाते हैं, ठीक है। स्टोमेटा ओपन एट, स्टोमेटा ओपन एट नाइट, है ना, रात के समय में इनके स्टोमेटा ओपन होते हैं, डे के टाइम पे नहीं ओपन होते, राइट। एंड डू नॉट हैव लीव्स, डू नॉट हैव लीव्स, लीव्स स्पाइन कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सकुलेंट प्लांट होते हैं, इन्हीं सकुलेंट प्लांट को हम जीरोफाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो सकुलेंट या जीरोफाइट, एग्जांपल अपोइंशिया। इनमें क्या होता है, नोट करेंगे। दे डू नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग नाइट, they do not evolve carbon dioxide during night, as the same is used in carbon fixation, full stop. They also change as the same is used in carbon dioxide fixation, same is used in carbon dioxide fixation, full stop. They also change carbohydrate, they also change carbohydrate to organic acid, they also change carbohydrate to organic acid, which utilize सर कार्बोहाइड्रेट टू, they also change carbohydrate to organic acid, which utilize oxygen but do not evolve CO2, but do not evolve CO2। तो यहां पर कुल मिलाकर के CO2 जीरो है ना। O2 का कोई भी अमाउंट यूटिलाइज हो, O2 कुछ भी हो, कुल मिलाकर के RQ कितना होगा, जीरो होगा। इसलिए इनका RQ जीरो होता है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व ही नहीं करते, ठीक है। अब एक से ज्यादा CO2 किसका होता है?
नोट करेंगे। RQ is slightly more than 1 in organic acid. RQ is slightly more than 1 in organic acid. They are broken down into respiratory substance. They are broken down into respiratory substance under aerobic condition. एग्जाम्पल के तौर पे C4H6O3 ये हमारा है मैलिक एसिड। मैलिक एसिड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है और रिलीज होती है 4CO2 और प्लस 3H2। यहां पर क्या है, RQ अगर इसका निकालते हैं हम लोग तो 4CO2 अपॉन 3O2 अब 1.3 RQ निकल के आता है। ठीक है, नीचे लिखो नोट, लिख लो नोट, एक नोट लिख लो। RQ is infinity for anaerobic respiration. RQ is infinity for anaerobic respiration. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द रेस्पिरेशन। तुम्हारा रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। प्लांट रेस्पिरेशन क्या रह गया? प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मिनरल न्यूट्रिशन, है ना, ये रह गया। और एक और रह गया, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मिनरल न्यूट्रिशन। ठीक है, अब चलो आमना तुम्हारा डाउट बता देता हूं मैं, है ना, अभी भी देखो पहला वाला तुम्हारा देखो आमना क्वेश्चन क्या था, फिर इसके बाद स्टार्ट करते हैं दूसरा वाला चैप्टर। पहला तुम्हारा क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट वाला क्वेश्चन था विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द काइंड ऑफ सेल एंड देयर सीक्रेशन इज करेक्टली मैच। तो पहला वाला ऑप्शन दे रखा है ऑक्जेंटिक सेल, है ना, तो ऑक्जेंटिक जो सेल होती हैं, और इसके सामने दे रखा है they secrete the secretion between the pH value 2.0 to 3.0, है ना। दूसरा दे रखा है अल्फा सेल्स, ठीक है ना, अल्फा सेल्स, तो अल्फा सेल्स दे secrete this secretion that decrease the glucose level। ये गलत है, बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस होती हैं जो कि रिलीज करती हैं इंसुलिन को, है ना, जिससे ग्लूकोज का लेवल नीचे आएगा। थर्ड ऑप्शन दे रखा है कफर सेल्स, तो कफर सेल्स के सामने दे रखा है डाइजेस्टिव एंजाइम दैट हाइड्रोलाइजेस न्यूक्लिक एसिड। गलत है, कफर सेल्स क्या करती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाने का काम करती हैं, लिवर में पाई जाती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन दे रखा है सीबेसियस ग्लैंड, है ना, सीबेसियस ग्लैंड हमारे कान में पाई जाती है जो फैट को सीक्रेट करती हैं। इसमें दे रखा है सीक्रेशन दैट इवेपोरेट फॉर कूलिंग, ये गलत है, वो हमारी स्वेट ग्लैंड्स करती हैं, है ना। तो कुल मिलाकर के इसका ऑप्शन क्या सही होगा? ऑक्जेंटिक सेल। ऑक्जेंटिक सेल HCl का सीक्रेशन करती हैं जिसकी pH वैल्यू 2 से 3 के बीच होती है। ठीक है, यस सर, मैंने सही किया था सर इसका मतलब। ठीक है। अब देखो दूसरा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर एंड कैरेक्टरिस्टिक आर करेक्टली मैच। पहला दे रखा है सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस विद द प्रोडक्शन ऑफ थिक म्यूकस क्लॉग एयरवेज, है ना। दूसरा दे रखा है सिकल सेल,
सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल क्या होता है? सिकल सेल ब्रेन डिजेनरेशन बिलोंगिंग टू मंथ ऑफ एज। गलत है। सिकल सेल क्या होता है कि एक जेनेटिकल डिजीज है जिसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से जो आरबीसी होती है उनका शेप इस शेप से, ओवल शेप से सिकल सेल में कन्वर्ट हो जाता है और आदमी मर सकता है। ठीक है, तो ये तो गलत है, बी ऑप्शन नहीं होगा। सी है एकोंड्रोप, इसमें दिखा है एकोंड्रोप्लेसिया, दैट इज एक्स्ट्रा फिंगर एंड टोज। गलत है। एकोंड्रोप्लेसिया एक तरह का क्या है? ये एक तरह का क्या है एकोंड्रोप्लेसिया? एकोंड्रोप्लेसिया एक तरह की ये डॉर्फिज्म डिजीज है जिसमें बॉडी का साइज कम होता है और ये हेरिडिटरी डिजीज होती है और म्यूटेशन की वजह से होती है ना? तो एकोंड्रोप्लेसिया तो इसका एग्जाम्पल ये भी गलत है, इसमें एक्स्ट्रा टोज नहीं निकलता है ना? फिर हंटिंगटन डिजीज दिया है। हंटिंगटन्स में दिया है स्केलेटल आई एंड कॉन्ड्रोवेस्कुलर डिफेक्ट डिजीज। अब देखो हंटिंगटन डिजीज क्या होती है? हंटिंगटन डिजीज भी एक तरह की ये है जेनेटिकल डिजीज है ना? इसमें क्या होता है कि ब्रेकडाउन या डिजनरेशन ऑफ नर्व सेल्स होता है, ब्रेन की जो नर्व सेल्स होती है वो ब्रेकडाउन हो जाती हैं और इसमें किस चीज में बंदे की जो मूविंग एबिलिटीज होती हैं वो डिग्रेड हो जाती है। मूविंग एबिलिटी मतलब कि चलने फिरने की जो बैलेंस बना के रखने की एबिलिटीज होती हैं। अब इसमें दे रहा है स्केलेटल आई कार्डियोवैस्कुलर डिफेक्ट डिजीज, नहीं गलत है। सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है कि सिस्टिक फाइब्रोसिस में लंग्स के अंदर फाइब्रस टिश्यूज का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है जिससे क्या हो जाता है? एल्वुलाई कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, वो रिलैक्स नहीं हो पाती है और सांस लेने में दिक्कत होती है। इसलिए इसका आंसर ए ही होगा। ठीक है, और डायग्राम भैया मुझे भी नहीं समझ में आया, मेरे हिसाब से डायग्राम उसका होगा क्या कहते हैं वो पैंक्रियास का डायग्राम, पैंक्रियास वाला ये सी है इसका। ठीक है, ना ना हाँ डी है पैंक्रियास, सबम्यूकोसा और सिरोसा। ठीक है, सर सुनाई नहीं दिया था, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। डी होगा इसका 20 वाले का आंसर। पैंक्रियास, सबम्यूकोसा और सिरोसा। ए पैंक्रियास है ना? जी सर। हाँ इसका डी होगा। ठीक है, तीनों क्लियर हो गए? यस सर। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मिनरल न्यूट्रिशन। देखा जाए तो इसमें क्या है? हाँ कहाँ गया मिनरल न्यूट्रिशन, चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12। चलो भाई, चैप्टर नंबर 12 में क्या है? कुछ मिनरल एलिमेंट्स है जिनकी डेफिशिएंसीज वगैरह है ना, से कौन कौन सी डिजीज होती हैं, कौन कौन सी डेफिशिएंसी होती है इसका। एक मिनट वेट करो। मिनरल न्यूट्रिशन, देखो एक पीडीएफ है, मतलब आप आई डोंट नो तुम लोग कौन सी बुक यूज करते हो। ये 2 पेजेस हैं, इन 2 पेजेस में पूरा दिया हुआ है कि मिनरल न्यूट्रिशन। ये मैं निष्कर्ष जी को शेयर किए दे रहा हूँ, वो आपके साथ शेयर कर देंगे, है ना?
तो मिनरल न्यूट्रिशन में डेफिशिएंसी से कौन कौन से वो कॉज होते हैं, डिफेक्ट कौन कौन से कॉज होते हैं? वो तो आपको रटने पड़ेंगे, है ना, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू क्रैम दैट। और बाकी इसमें एक दूसरी चीज आप देख पा रहे होंगे, एक तो ये हो गया कि एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया ये मैं लिखवा देता हूँ। और टॉक्सिसिटी, डेफिशिएंसी तक आपको याद करना पड़ेगा टॉक्सिसिटी, और इसमें नाइट्रोजन साइकिल, कैसे कैसे नाइट्रोजन साइकिल चलती है और नाइट्रोजन का मेटाबॉलिज्म कैसे काम करता है, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। देखो देखो भाई, देखो 17 एलिमेंट्स इसमें, ये कॉपी में दे दिए नितिन जी को। 17 एलिमेंट्स इसमें आपको, जो एलिमेंट्स हमें ये नजर आते हैं कि दे आर एसेंशियल एलिमेंट्स, ठीक है। आउट ऑफ दीज एसेंशियल एलिमेंट्स, सेवनटीन इसेंशियल एलिमेंट्स हैं जो प्लांट को जरूरी हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, है ना, ये निकल तक। इनमें से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? दो एसेंशियल एलिमेंट which are present in easily detectable in quantities, ठीक है ना। ये 1 से 10 मिलीग्राम ड्राई मैटर में जो पाए जाते हैं उनको हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट कह दिया। तो दूसरे क्या है? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से? माइक्रोन्यूट्रिएंट वो हैं जो 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ड्राई मैटर में प्रेजेंट होते हैं, उनको हमने माइक्रो कह दिया। माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन से हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये 8 हैं, फेरस, जिंक, मैंगनीज, बोरॉन, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोराइड और निकल, ये आपके हो गए। अब देखो यहां पर एक तरफ लिखी हुई है क्या क्या डेफिशिएंसीज, ठीक है, किससे क्या क्या फंक्शन होता है, किसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है। अब देखो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाने का काम करते हैं, प्रोटोप्लाज्म को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, दे गवर्न पीएच वैल्यू मेंटेन करते हैं। ऑक्सीजन इज टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन, ये तो आप देख ही चुके हो। अब क्या होता है? डेफिशिएंसी हो जाने से क्या होते हैं? यहां पर नॉर्मल ग्रोथ कैन नॉट अकर एज दे आर बिल्डिंग ब्लॉक। तो यहाँ पर क्या होता है? इनकी डेफिशिएंसी से प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो स्टंट हो जाती है, छोटे हो जाएंगे प्लांट, या डेफिशिएंसी की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स होते हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये हो गए। दूसरे में नाइट्रोजन आते हैं। इट इज रिक्वायर्ड इन द सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स, हार्मोन्स, कोएंजाइम एंड क्लोरोफिल। देखिए इन सब चीज के फॉर्मेशन के लिए जरूरत होती है। आपको पता है कि नाइट्रोजन एमाइड ग्रुप का फॉर्मेशन करता है। एमाइड ग्रुप होता है वो एमिनो एसिड का कॉन्स्टिट्यूएंट है, और प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं, इवन हार्मोन्स और कोएंजाइम भी, ठीक है। तो इसलिए नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी से क्या होगा? प्रोटीन नहीं बनेगा मेनली, तो सीधी सीधी सी बात है, ग्रोथ रुक जाएगी, ठीक है। लेट फ्लावरिंग, क्लोरोसिस अपीयर्स फर्स्ट इन ओल्डर लीव्स, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि क्लोरोसिस किस में पहले हो रही है। तो सबसे पहले होगा क्लोरोसिस अपीयर्स फर्स्ट इन ओल्डर लीव्स। तो क्लोरोसिस क्या होती है? मैंने आपको बताया हुआ था कि जो लीव्स होंगी, जैसे कोई लीफ हो गई, लीफ की
जहां पे वेन्स होती हैं, वो वेन जिन जिन जहां जहां पे हैं, इन वेन्स के साइड साइड में येलो 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 ये लाइंस बन जाएंगी, इसको हम लोग क्लोरेसिस बोलते हैं, ठीक है। और प्री मैच्योर लीफ फॉल्स इंपॉर्टेंट है, जो लीव्स मैच्योर नहीं हुई वो गिर जाएंगी, मतलब प्री मैच्योर से पहले ही प्री मैच्योरिटी में लीव्स का फॉल होना, ये नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी है। फॉस्फोरस, इट इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, बिल्कुल सही बात है, डीएनए के बनने के लिए चाहिए। फॉस्फोलिपिड्स, बिल्कुल सही बात है, एटीपी में भी जरूरत पड़ती है, एनएडीपी में भी जरूरत पड़ती है, मतलब एनर्जी करेंसी और न्यूक्लिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए। पुअर ग्रोथ स्पेशली रूट्स, तो रूट्स की पुअर ग्रोथ होती है। लीव्स हल्की डल ग्रीन कलर की होंगी, ऑफन लीड्स टू प्रीमैच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड डिलेड फ्लावरिंग। अब देखिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। पोटेशियम एक्टिवेट अबाउट 40 एंजाइम्स, ठीक है ना। आप क्या होता है एसोसिएट पोटेशियम सोडियम पोटेशियम पंप, आपको पता है एनायन कैटायन बैलेंस जो होगा वो बिगड़ जाएगा, मतलब प्रोटोप्लाज्म के अंदर का जो कंसंट्रेशन होगा वो बिगड़ जाएगा। इट ब्रिंग्स अबाउट ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टोमेटा की जो रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए सोडियम पोटेशियम पंप की बहुत जरूरत पड़ती है, ठीक है। कॉमन सेल सैप प्लांट वैक्यूल एंड हेल्प इन टर्जिडिटी ऑफ सेल, सेल को टर्जिट करने में, मतलब सेल को फुला के रखने में, उसमें वाटर का टर्जिडिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रखने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। अगर पोटेशियम की कमी होती है, स्टंट ग्रोथ, मतलब प्लांट लंबा नहीं होगा, वो छोटा रह जाएगा, डॉर्फ हो जाएगा। येलो एंड श्रिवल्ड लीफ मार्जिन्स, लीफ के जो किनारे होंगे ना, वो किनारे से लीफ सिकुड़ जाएगी और मार्जिन येलो कलर के होंगे। मॉटल्ड इंटरवेनल क्लोरोसिस, वेन्स जहां जहां होंगी सिर्फ वहीं पे क्लोरोसिस होगी, मतलब येलो येलो होगा। फर्स्ट अपीयर इन ओल्डर लीव्स, पहले क्लोरोसिस ओल्डर लीफ में होगी, और प्री मैच्योर डेथ, और प्लांट मैच्योर होने से पहले ही मर जाएगा। जो पॉइंट ना समझ में आया मुझे बताते आना, मैं समझा दूंगा। कैल्शियम, कैल्शियम पेक्टेट मिडिल लैमेला हमने पढ़ा हुआ था, कैल्शियम पेक्टेट का बना होता है, ठीक है। तो कैल्शियम चाहिए। सेल वॉल ऑफ सेल वॉल दैट जॉइंट्स एडजॉइनिंग सेल, तो मिडिल लैमेला के फॉर्मेशन के लिए कैल्शियम की जरूरत पड़ती है। एक्टिवेट एंजाइम नीडेड फॉर द ग्रोथ रूट एंड शूट टिप्स, तो वो एंजाइम जो रूट और शूट टिप्स को ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करता है कैल्शियम। रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के लिए इसकी जरूरत होती है। सेल एनलार्जमेंट, सेल की ग्रोथ के लिए भी जरूरत होती है। ट्रांसलोकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में भी जरूरत होती है। अगर कैल्शियम कम हो गया, अब इसमें उल्टा हो जाएगा, यहां पे क्लोरोसिस यंग लीव्स में पहले आएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, डिजेनरेशन ऑफ मेरिस्टेम्स, मेरिस्टेम जो ग्रोइंग पॉइंट हो गए वो डिजेनरेट हो जाएंगे, मरने लगेंगे। क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस, कर्लिंग ऑफ लीफ, नेक्रोसिस होता है डेथ ऑफ टिश्यू, डेथ ऑफ टिश्यू, तो टिश्यूज मरने लगेंगे। क्लोरोसिस मतलब येलो होने लगेंगे। कर्लिंग ऑफ लीव्स, लीव्स यहां पे फोल्ड होने लगेंगे, मुड़ने लगेंगी। मैग्नीशियम दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, देखिए ये क्लोरोफिल बनाने का काम करता है, जो मैं आपको लास्ट क्लास में बता रहा था, दैट इज पार्ट ऑफ क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल का काम करता है। एक्टिवेट्स एंजाइम ऑफ फॉस्फेट मेटाबॉलिज्म, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फैट एंड कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है। इसेंशियल फॉर बाइंडिंग कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम, तो मैग्नीशियम ब्रिज से दो राइबोसोम जुड़े हुए होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ था कि लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट दोनों जिससे जुड़ी होती है उसको मैग्नीशियम ब्रिज कहते हैं, ठीक है। इंटरवेनल क्लोरोसिस, वही वेन्स के किनारे किनारे पे येलो हो जाना, ठीक है, विद पर्पल एंथोसायनिन पिगमेंट, यहां पर पर्पल कलर की एंथोसायनिन पिगमेंट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब लीफ में पर्पल पर्पल स्पॉट्स हो जाएंगे, पहले ओल्डर लीव्स में। क्लोरेटिक एरिया में टर्म नेक्रोटिक, जहां पे क्लोरोसिस हुई है वो जगह की सेल्स मर सकती हैं। रिड्यूस्ड ग्रोथ, ग्रोथ इनकी कम हो जाएगी। सल्फर एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एमिनो एसिड, सिस्टीन और मेथियोनिन, ये दोनों एमिनो एसिड के एग्जांपल हैं। हेंस सम ऑफ प्रोटीन्स, मतलब कि सल्फर एमिनो एसिड का, ऑब्वियसली प्रोटीन में सल्फर ब्रिज पाए जाते हैं, तो सल्फर जो होता है वो एमिनो एसिड का कंपोनेंट है। दो एमिनो एसिड होते हैं जिनमें सल्फर पाए जाते हैं,
प्रेजेंट इन कोएंजाइम ए, तो ऊपर वाला छोड़ दो, कोएंजाइम ए विटामिन, ठीक है, कोएंजाइम ए में पाया जाता है, विटामिन में सल्फर पाया जाता है, जैसे थाइमिन और बायोटिन 2 विटामिन है जिनमें सल्फर पाया जाता है। इंक्रीजेस रूट डेवलपमेंट, और ये रूट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्लोरोसिस लाइक नाइट्रोजन डेफिशिएंसी, तो इसकी जो डेफिशिएंसी होती है वो नाइट्रोजन से मैच करती है, ठीक है। स्टंट ग्रोथ, लीफ कर्ल, लेस जूस कंटेंट इन सिट्रस फ्रूट, तो सिट्रस के फ्रूट में जूस कम बनेगा, ठीक है। रिड्यूस्ड नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेग्यूम, लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, मतलब रिड्यूस होगा, कम होगा। आयरन नीडेड फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोप्लास्ट, आयरन की भी जरूरत क्लोरोप्लास्ट के सिंथेसिस में होती है। क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन एंड सो अफेक्ट द क्लोरोफिल एंड कैरोटीनॉइड सिंथेसिस, तो क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड की सिंथेसिस को अफेक्ट करेगा, ठीक है। एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट फेरिडॉक्सिन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, एंड साइटोक्रोम्स, तो फेरिडॉक्सिन और साइटोक्रोम दोनों हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक्टिवेट एंड कैटेलाइज द एंजाइम, तो फेरिडॉक्सिन में जरूरत होती है और साइटोक्रोम के फॉर्मेशन में जरूरत होती है। वही इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, यंग लीफ में पहले होती है, में भी लोकलाइज हो सकता है, कुछ जगहों पे हो, सिंगल लीफ और ब्रांच ड्यू टू लिमिटेड मोबिलिटी, तो यहां पर आयरन की जो मोबिलिटी होती है, आयरन कम मोबाइल होता है, इसलिए आयरन की डिफिशियंसी आयरन की लिमिटेड मोबिलिटी की वजह से पूरे प्लांट में नहीं दिखाई देगा, ये प्लांट के कुछ पार्ट में दिखाई देगा। मैंगनीज में आ जाते हैं, एमएन में। तो रेस्पिरेशन के लिए रिक्वायर्ड है, फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है, और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, तीनों के लिए जरूरी है। ये ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स का कंपोनेंट होता है, पढ़ा हुआ था हमने लास्ट क्लास में। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन, ठीक है, छोड़ दो इसको, ऊपर देखो। लीफ फ्लेकिंग और ग्रे स्पॉट्स ड्यू टू क्लोरोसिस एंड नेक्रोसिस इंटरवेनल जोन, लीफ के बीच बीच में छोटे छोटे ब्राउन कलर के धब्बे पड़ जाएंगे, ठीक है, और वहां क्यों, क्योंकि वहां पे क्लोरोसिस पहले होगी फिर नेक्रोसिस होगी। दे कॉजेस ग्रे पैक ऑफ ओट, मार्स, स्पॉट डिजीज ऑफ पी, ये क्या करेंगे इनमें, जो ओट होगा, मार्स स्पॉट, ये पी जो होते हैं ना, मटर में छोटे छोटे ब्राउन कलर के स्पॉट हो जाएंगे जिसको मार्स स्पॉट डिजीज बोलते हैं। मॉलिब्डेनम में आ जाते हैं। अब देखो मॉलिब्डेनम क्या है, इट इज रिक्वायर्ड फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, बिल्कुल सही बात है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जरूरत चाहिए होती है। इट एक्टिवेट एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज, तो ये नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम जो होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, उसके लिए जरूरी है ना, उसको एक्टिवेट करता है। मोटेल्ड क्लोरोसिस विद मार्जिनल नेक्रोसिस इन लीव्स, ठीक है ना, यहां पर क्या होगा, जो लीव्स के किनारे होंगे वो मर जाएंगे, ये जो किनारे 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 होंगे ये मर जाएंगे, इनमें नेक्रोसिस हो जाएगी। मोटेल्ड लीव्स जो होंगी वो प्लेन नहीं होंगी, ये मुड़ी मुड़ी होंगी, मोटेल्ड लीव्स ऐसी होती हैं, इस तरह की लीव्स आपने देखी होगी, कुछ कुछ पत्ते आपको इस तरह के दिखाई देते हैं नॉर्मल। वैसे ऐसे प्लांट में, जिस प्लांट में लीव्स इस तरह की होगी, उस प्लांट की लीफ अगर ऐसे हो जाए इसको मोटेल्ड लीफ बोलेंगे, ठीक है। इसके किनारे जो होंगे वो मर जाएंगे, ठीक है। कॉजेस विप टेल ऑफ कॉलीफ्लावर्स, तो जो कॉलीफ्लावर्स बंद गोभी होती है, इसमें जो लीव्स होंगी वो इसकी इस तरह की होंगी, ना कि इस तरह की हेल्दी लीव्स होंगी, ठीक है ना, इसको विप टेल डिजीज कहते हैं। बोरॉन, इट इंक्रीजेस अपटेक ऑफ कैल्शियम, तो मतलब जो कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी वो बोरॉन की डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल, मतलब बोरॉन की डेफिशिएंसी से कैल्शियम की डेफिशिएंसी के सिम्टम्स दिखाई देंगे। Essential for meristem activity and growth of the pollen tube. Involves the translocation of carbohydrate, involve the synthesis of protein, pectins and nucleic acid. Death of stem, root apices, loss of apical dominance, rosetting of leaves. Rosetting of leaves मतलब होगी लीव्स एक गुच्छे में इकट्ठा हो जाएंगी, जो इंटरनोड होगी, मतलब लीव्स के ये जो इंटरनोड होंगे ये इंटरनोड बढ़ेंगे नहीं, तो जब ये इंटरनोड नहीं बढ़ेंगे तो लीव्स
पास पास एक ही जगह पे ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रोसेटिंग ऑफ लीव्स, ठीक है। रिड्यूस्ड फ्लावर प्रोडक्शन, फ्लावर का प्रोडक्शन कम होगा। कॉजेस हार्ट रॉट ऑफ बीट्स, तो बीट्स में हार्ट रॉट डिजीज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। कॉपर, component of oxidase enzyme, प्लास्टोसाइनिन, RUBP कार्बोक्सिलेज, और किसमें इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फोटोसिंथेसिस में। इट कॉजेस डाईबैक ऑफ शूट्स, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जो प्लांट का शूट पार्ट होगा वो मरने लगेगा। नेक्रोसिस एट द टिप ऑफ यंग लीव्स, जो नई लीव्स होंगी उनकी जो टिप्स होंगी और मार्जिन होगी उन पे नेक्रोसिस टिश्यूज मर जाएंगे। स्किन स्प्लिटेड और एक्सैक्थेल्मिया इन सिट्रस, जो सिट्रस फ्रूट्स होंगे उनकी जो स्किन होगी वो फटने लगेगी या ऊपर से निकलने लगेगी। जिंक, कंपोनेंट ऑफ इंडोल एस्टिक एसिड, IAA। इंडोल एस्टिक क्या है? ऑक्सिन जो होता है इसको हम लोग इंडोल एस्टिक एसिड बोलते हैं। ऑक्सिन या इंडोल एस्टिक एसिड जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट की लंबाई में शूट एपाइसिस और रूट एपाइसिस दोनों के रिस्पॉन्सिबल है। एक्टिवेट डिहाइड्रोजेनेसिस और कार्बोक्सिलेजेस, ये इनको डिहाइड्रोजेनेसिस और कार्बोक्सिलेजेस जो एंजाइम है हमने इतने पाथवे में पढ़े, उसके लिए जिंक की जरूरत पड़ती है। लिटिल लीफ, छोटी पत्तियां बनेंगी। मोटेल लीफ, वैसे मुड़ी मुड़ी पत्तियां बनेंगी। रिड्यूस्ड इंटरनोडल लेंथ, जो मैंने अभी बताया रोसेट शेप लीफ में, रोसेट टाइप ग्रोथ है ना। कॉजेस विप टिप ऑफ मेज और खैरा डिजीज ऑफ राइस, सिकल लीफ ऑफ कोका, ये 3 बीमारी है जिनके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बढ़िया चीज ये है कि यहाँ पे डिजीज बीसी में दे रखी है एक साथ, सो दैट इज गुड थिंग। क्लोरीन इसेंशियल फॉर O2 एवोल्यूशन, क्योंकि ऑक्सीजन एवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स और OEC का कॉम्प्लेक्स का पार्ट है, ठीक है। एनायन कैटायन बैलेंस, सेल में एनायन और कैटायन का बैलेंस बना के रखता है। ब्रोंज कलर ऑफ लीव्स, जो लीव्स होंगी वो सुनहरे कलर की हो जाएंगी, ब्राउन कलर की हो जाएंगी। क्लोरोसिस, नेक्रोसिस एंड सोलन ऑफ रूट टिप्स, रूट को जो टिप्स होगी वो फूल जाएगी। फ्लावर एब्सेशन, फ्लावर गिर जाएंगे, ठीक है। निकल, लीफ टिप नेक्रोसिस, ठीक है। यहां पर अब इतना सारा है, सब कुछ तो आप नहीं याद कर पाओगे, इसलिए इसमें जो मैक्रो न्यूट्रिएंट है उनकी डिफिशियंसी, जो डिजीज है उससे क्वेश्चन, तो मेनली जो क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं वो इसकी डेफिशिएंसी से पूछे आते हैं कि इस एलिमेंट की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है, या क्या उसका सिम्टम दे दिया कि यंग लीव्स में पहले नेक्रोसिस होती है फिर ओल्डर लीव्स में होती है, किसकी डेफिशिएंसी हो सकती है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसका एक ही तरीका, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और दूसरा कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है। और ये मैंने निष्कर जी को शेयर कर दिया है, ठीक है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको रट लेना, ठीक है भाई। यस सर। ओके, अब रुको। व्हाट इज हाइड्रोपोनिक्स, पता होगा आप लोगों को? हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है भाई? देखो क्या करते हैं कि हमें ये पता होता है कि पर्टिकुलर प्लांट के लिए क्या मिनरल चाहिए, मिट्टी में आखिर उसको चाहिए क्या होता है। तो किसी भी सॉइल से प्लांट को 2 चीज चाहिए होते हैं,
सॉइल से प्लांट लेता है एक तो जितने सारे आपने मैक्रो या माइक्रो मिनरल, ठीक है, और दूसरा क्या चाहिए होता है, वाटर। और तो प्लांट को मिट्टी से कुछ नहीं चाहिए होता है। हम क्या करते हैं, एक वाटर लेते हैं और इस वाटर में एक पैकेट आता है जिसमें ये पड़े होते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट्स पड़े होते हैं जो पर्टिकुलर प्लांट को चाहिए होते हैं। तो वाटर में जितने मिनरल न्यूट्रिएंट होते हैं उसको हम मिला देते हैं और इस वाटर में बिना सॉइल के प्लांट को ग्रो करते हैं और प्लांट प्रॉपरली वैसे ही हेल्दी ग्रो होता है जैसे प्लांट सॉइल में ग्रो होता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, तो ऐसे लिक्विड में प्लांट को ग्रो करने की प्रोसेस को हम लोग हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो। हाइड्रोपोनिक्स is growing plant in a solution culture. Full stop. So in Hydroponics is the growing plant in a solution culture. सर आपने वेन के बाद क्या कहा? क्या? Hydroponics is the growing plant in a solution culture. ठीक है, full stop. The plant are raised in, the plant are raised in a tank having nutrient solution. Where the pH is regulated, सर रेज्ड ना, raised in a nutrient solution where pH is regulated. ठीक है, तो pH वगैरह हम लोग रेगुलेट कर देते हैं यहां पे। नेक्स्ट, किसी भी एलिमेंट के इसेंशियल होने का क्या क्राइटेरिया है? On the what basis we can say that this element is essential or this element, that element is not essential, है ना? तो किसी भी एलिमेंट को हम इसेंशियल एलिमेंट कहने के लिए उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, नोट करेंगे। क्राइटेरिया फॉर essentiality of element. Criteria for essentiality of element. First, it must be absolutely necessary for growth and reproduction of plant, so growth and reproduction of plant, full stop. In absence of this element, plant
do not complete their life cycle. तो क्या सर ये वाला पॉइंट पर रिपीट कीजिए. In absence of this element, plant do not complete their life cycle. Next point. दूसरा criteria. The requirement of element must be specific and it is not सर मस्ट बी. specific मतलब वही चाहिए and it is not replaceable by another element. सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता कि आयरन नहीं है तो उसकी जगह कॉपर दे दो. थर्ड, it must be directly involved. It must be directly involved in the metabolism. ठीक है. जी सर. Next point. The absence or deficiency of element produces disorder. नीचे लिख लेंगे 17 element have been found to be essential for plant. वो 17 एलिमेंट उस लिस्ट में दे रखे हैं, है ना, कौन कौन से 17 एलिमेंट है. और नीचे नोट करके लिख लो 96% of dry matter. सो ये वाला पॉइंट रिपीट कर दीजिए. 96% of dry matter in plant is made up of carbon, hydrogen and oxygen. So what did you say after carbon? 96% of dry matter is formed of carbon, hydrogen and oxygen. ठीक है. Yes sir. ठीक है, दैट्स इट. सो ये एसेंशियलिटी ऑफ एलिमेंट हो गया. माइक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी आपको ये देखनी पड़ेंगे. हाइड्रोपोनिक्स मैंने आपको बता दिया. नेक्स्ट क्लास पे सबसे पहले देखेंगे टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट. टॉक्सिसिटी क्या होती है माइक्रोन्यूट्रिएंट की,
और इसका नाइट्रोजन साइकिल है ना, नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करती है। नाइट्रोजन साइकिल तो खैर इजी है, इसमें कुछ देयर इज नथिंग स्पेशल, फिर भी बता दूंगा मैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से होता है, किस प्रोसेस के थ्रू होता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर भी हम लोग फिनिश कर देंगे, राइट। ठीक भाई, यस सर, बाय सर। बाय, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। Thank you. Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम भाई, बाय, गुड नाइट, Bye, sir. बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।